हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कल मैंने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया। आज मैं उसका एप्लीकेशन पार्ट डील करने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन पार्ट में दो सेगमेंट होते हैं। एक होता है एनालिसिस ऑफ स्टेशनरी सिस्टम्स और दूसरा होता है एनालिसिस ऑफ मोशन सिस्टम्स। एनालिसिस ऑफ मोशन सिस्टम्स में आज डील करने जा रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। सो बी कंसंट्रेट। एनालिसिस ऑफ मोशनल सिस्टम्स। For the analysis of motion systems, we will apply Newton's second law in the component form wherever required. So we have already discussed component forms of Newton's second law. So we should apply this for the motional system. And our first motional system is apparent weight of a body in a lift or an elevator. Apparent weight of the man. Suppose a man is standing inside the lift or elevator. Its apparent weight is denoted by symbol WA. So apparent weight of a man becomes equal to reading of weighing machine. Reading of weighing machine is suppose denoted by capital N. So what is meaning of this capital N? Look, in figure B, this is an elevator accelerating in upward direction with certain unique acceleration A. Man of mass M which is standing on weighing machine. This is light weighing machine. So we have to find out apparent weight of this man. So method is you should make free body diagram of this man. So this is system boundary for the man. Within this system boundary there is only man. So what are real external forces acting on this man? इस मैन पर बाहर से लगने वाले रियल एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या हैं? इसके पैरों का मशीन के टॉपमोस्ट सरफेस के साथ कांटेक्ट बना हुआ है, तो मशीन का इसके पैरों पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में कांटेक्ट फोर्स आएगा गवर्न बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। और दूसरा रियल फोर्स होगा weight of the man downward. So weight of the man downward, this is gravity force applied by earth at the center of mass of the man. एयर इंटरैक्शन नेग्लिजिबल, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब वॉल्यूम कम होता है मास ज़्यादा होता है तो वैसे ऑब्जेक्ट पर एयर का इंटरैक्शन फोर्स इग्नोर किया जाता है। इस मैन की बॉडी पर एयर का इंटरैक्शन फोर्स इग्नोर किया जाता है। इसमें मैंने दो केस दिखाए, एक अपवर्ड एक्सीलरेशन और दूसरा डाउनवर्ड। और ये मैन का फ्री बॉडी डायग्राम में अलग से फिर से दिखा दिया। वी हैव टू रियल एक्सटर्नल फोर्सेज mg डाउनवर्ड और उसके पैरों पे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। मशीन जितना इसके पैरों पे अपवर्ड रिएक्शन लगाती है उतना ही फोर्स इसके पैर इस मशीन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं। इसके पैरों की वजह से मशीन पे लगने वाला फोर्स एग्जैक्टली n के बराबर होता है और वही मशीन का रीडिंग होता है। और जो मशीन का रीडिंग होता है वही मैन का अपरेंट वेट होता है। माइंड इट, जितने फोर्स से उसके पैर मशीन को दबाएंगे वो n के बराबर होगा और वही n मैन का अपरेंट वेट होगा और वही n इस वेइंग मशीन का रीडिंग होगा। तो ये हो गया टू रियल फोर्सेस। केस मैंने बनाया अपवर्ड एक्सीलरेशन। ए पार्ट में मैंने माना कि सपोज एलिवेटर इज स्टेशनरी। अगर एलिवेटर में एक्सीलरेशन 0 है तब मैन का अपरेंट वेट क्या होगा, मशीन का रीडिंग क्या होगा? देखो, अगर एलिवेटर स्टेशनरी है तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। इक्वेशन कैसे बनेगा? सिग्मा एफ वाई इक्वल्स 0। मैन की बॉडी पे सिर्फ टू रियल एक्सटर्नल फोर्सेज है। सपोज डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना और अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना।
तो रिजल्टेंट ऑफ फ्रैक्शनल फोर्सेस कैसे लिखोगे, mg माइनस n इक्वल्स 0, दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ट्रांसफर करोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, mg। लेकिन n को क्या डिफाइन करे हो, अपरेंट वेट ऑफ मैन, 10 की जगह पे WA पुट कर दो, WA की वैल्यू क्या आएगी, mg। इससे ये पता चलता है कि जब एलिवेटर स्टेशनरी होगा तो वेइंग मशीन का रीडिंग या मैन का अपरेंट वेट मैन के एक्चुअल वेट के इक्वल होगा। नाउ सेकेंड केस इज एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, सी फिगर बी। अपवर्ड एक्सेलेरेशन देखो, इसको कैसे करोगे, इसका एक कन्वेंशन होता है कि एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना चाहिए। अब तुम मैन पे न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करने जा रहे हो, एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगा। तो इनको प्लस में लिखोगे और mg को माइनस में। यहाँ पे तुम यूज करने जा रहे हो न्यूटन सेकेंड लॉ, दिस इज सिग्मा एफ वाई इक्वल सेम इंटू ए सी वाई, दिस इज ए सी वाई। तो सिग्मा एफ वाई एन माइनस एम जी इक्वल सेम इंटू ए सी वाई की वैल्यू क्या मानी जाएगी, इक्वल टू ए एक्सेलेरेशन ऑफ मैन और एक्सेलेरेशन ऑफ एलिवेटर। ट्रांसफर करोगे तो n की वैल्यू क्या आती है, mg प्लस ma। बट n को क्या डिफाइन करते हो, अपरेंट वेट ऑफ मैन, सो n इज रिप्लेस बाय wa and wa comes out mg plus ma। so in this case apparent weight of the man becomes greater than his actual weight, उसके एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा। सी पार्ट, एलिवेटर इज एक्सेलेरेटिंग डाउनवर्ड, सी फिगर को देखो, इसमें एलिवेटर डाउनवर्ड जा रहा है। तो मैंने एक कन्वेंशन बताया फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को ही हमेशा पॉजिटिव ले लेना चाहिए, उसको हम इक्वेशन लिखने में हमें आसानी होती है। तो mg को प्लस में लेना होगा और n को माइनस में लेना होगा। तो सिग्मा एफ वाई इक्वल सेम इंटू ए सी वाई। सिस्टम तुमने मैन को माना है, मशीन को बाउंड्री के बाहर रखा है, एलिवेटर को भी बाउंड्री के बाहर रखा है, सिस्टम तुमने सिर्फ मैन को माना है। तो सिस्टम पर एक्सटर्नल रियल फोर्स क्या होएगा, प्लस एम जी माइनस एन इक्वल सेम इंटू प्लस ए। देखो इक्वेशन कैसे बनता है, mg minus n equals ma, then n equals mg minus ma, so n becomes wa। we already know that n is also called apparent weight of the man, so n is replaced by wa and the wa equals mg minus ma। this time apparent weight of the man becomes less than his actual weight, उसका अपरेंट वेट यानी कि मशीन का जो रीडिंग होता है उसके एक्चुअल वेट से कम हो जाता है। नाउ डी केस, एलिवेटर इज फ्रीली फॉलिंग। एलिवेटर का फ्री फॉल कैसे होगा, अगर किसी ने एलिवेटर का केबल कट कर दिया या केबल ब्रेक हो गया, एक्सीडेंटली केबल ब्रेक हो गया या एलिवेटर का केबल किसी ने कट कर दिया, तो पूरे बॉक्स का फ्री फॉल होगा और पूरे बॉक्स का जो डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू जी। व्हाट इज जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलेरेशन जी के बराबर होता है। तभी अभी आपने जो एन का इक्वेशन बनाया था, एन इक्वल्स एम जी माइनस एम ए, नाउ ए इज रिप्लेस बाई जी, लुक a is replaced by z, so this becomes mg minus mg equals 0, implies n equals 0, then apparent weight of the man is 0। so whenever elevator is freely falling, apparent weight of the man becomes equal to 0। this is called condition of weightlessness। तो यहाँ से आपको एक बात समझाई जा रही है, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ट्रेजेक्टरी में चलते हुए
अगर उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल एक्सेलेरेशन इक्वल टू जी हो जाता है तो उस पर लगने वाले सारे कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो हो जाते हैं और वो ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस की कंडीशन में मान लिया जाता है। इसको आप याद रखना, फ्यूचर में भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नाउ नेक्स्ट केस इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिफ्टिंग। ये कोई हैवी बॉक्स है और ये कोई हैवी रोप है। बॉक्स को रोप से यहाँ पे टाई किया हुआ है। रोप का मास एम है, बॉक्स का मास कैपिटल एम है। रोप के टॉपमोस्ट पॉइंट पे लिफ्टिंग फोर्स पी कोई एजेंट लगा रहा है। दिस इज अप्लाइड बाय सम एजेंट एट द टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ द रोप पी, और इस बॉक्स को लिफ्ट कर रहा, उठा रहा है विद सर्टेन एक्सेलरेशन ए, सर्टेन एक्सेलरेशन ए। तो मुझे फाइंड क्या करना है कि रोप की वजह से बॉक्स के इस पॉइंट पर कितना फोर्स ट्रांसफर होगा। कितना फोर्स ट्रांसफर होगा, से दैट इज एफ। एफ इज द फोर्स exerted by the rope on the luggage। ये मुझको फाइंड करना है। तो सॉल्व करने का मेथड क्या है, सबसे पहले रोप प्लस बॉक्स को सिस्टम मान लेते हैं। रोप प्लस बॉक्स टेकन टुगेदर, और इस पर सारे एक्सटर्नल रियल फोर्स दिखाते हैं। नाउ पी इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय एजेंट and total weight of the system is m plus mg downward, acceleration is upward। कन्वेंशनली एक्सलेशन को हमेशा पॉजिटिव मान लेते हैं। अपवर्ड फोर्स प्लस में लिखा जाएगा और डाउनवर्ड फोर्स माइनस में। इसके लिए आप न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करो। सिग्मा एफ आई इक्वल्स होल ऑफ द मास इंटू ए सी वाई। तो सिग्मा एफ आई कैसे बनेगा, प्लस पी माइनस टोटल वेट इक्वल्स टोटल मास इंटू ए। देखो इक्वेशन बना है, प्लस पी माइनस टोटल वेट इक्वल्स टोटल मास इंटू ए। इस टोटल मास से लेफ्ट साइड को डिवाइड करो, एक्सलेशन का फॉर्मूला क्रिएट कर लो। नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब तुम इस बॉक्स को ले लो, सिस्टम बाउंड्री में से बॉक्स को दिखाओ। देखो मैं बाउंड्री इस तरह से बनाया हूँ कि रोप मेरे बॉक्स के बाहर हो चुकी है और सिस्टम बाउंड्री में सिर्फ एक बॉक्स है। तो बॉक्स पे आप रियल एक्सटर्नल फोर्स दिखाओ, यहाँ पे एक अपवर्ड लिफ्टिंग फोर्स दिखाओगे, and this is the force applied by the rope at the topmost point of the box। इस बार सिस्टम मैंने से बॉक्स को लिया है, अपवर्ड फोर्स एफ, डाउनवर्ड फोर्स ओनली एम जी, क्योंकि बाउंड्री के अंदर से इस बार रोप बाहर हो चुकी है तो सिस्टम का वेट सिर्फ कैपिटल एम जी होएगा। और ये दोनों साथ में जा रहे थे तो अकेले बॉक्स का भी एक्सलेशन वही होगा जो पूरे सिस्टम का था। अगेन इसको पॉजिटिव मानोगे, फिर न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे तो इक्वेशन बनेगा प्लस एफ माइनस एम जी इक्वल्स कैपिटल एम इंटू ए। देखो दिस वाज कंपोनेंट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ इन वाई एक्सिस। एफ माइनस एम जी इक्वल्स एम ए। एम जी को ट्रांसफर किया, एफ की वैल्यू आती है एम इंटू जी प्लस ए। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 से यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर डालो तो ए प्लस जी की वैल्यू कितनी आती है। अगर जी को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो ए प्लस जी की वैल्यू आती है पी ओवर टोटल मास। लो के प्लस जी इक्वल्स पी अपॉन टोटल मास, then F equals mp upon m plus m, and this is the force exerted by the rope on the box। सॉल्व हो गया। The next one is concept of interaction force। Now suppose 3 blocks 2 kg, 4 kg, 1 kg touching each other
placed on a frictionless horizontal plane, and these three taken together. From right side, force applying is 60 Newton, and from left side, force acting is 100 Newton. So as per Newton's third law, there is a contact between 2 and 4, contact between 4 and 1. So here should be interaction force, I mean action reaction pair. There is also action reaction pair between 4 and 1. तो ये जो इंटरैक्शन फोर्स दो जगह पे होगा, ये मुझे निकालना है। डायग्राम देख कर लगता है कि सिस्टम में कोई वर्टिकल मोशन नहीं होगा, जो भी मोशन होगा हॉरिजॉन्टल होगा। अगर पूरे को सिंगल बॉडी मान लोगे तो नेट फोर्स किधर आएगा, राइटवर्ड, दैट शुड बी 100 माइनस 60. नाउ द होल सिस्टम विल मूव simultaneously in rightward direction with acceleration small a. ये देखो क्या किया हूँ, शुरू में तीनों को मिलाकर सिस्टम माना जाएगा। सिस्टम बॉडी बना लिया, एक्सटर्नल फोर्स दिखा लिया, 60 न्यूटन इज एक्सटर्नल, दिस इज अप्लाइड बाय सम एजेंट, 100 न्यूटन इज एक्सटर्नल अप्लाइड बाय सम एजेंट। अच्छा, वर्टिकल फोर्स इग्नोर कर दिया हूँ क्योंकि इसमें वर्टिकल मोशन पॉसिबल नहीं है, तो वर्टिकल फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, उसको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स बाहर से लगने वाला दिखाया। अच्छा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं दिखाओगे क्योंकि वह इंटरनल कहा जाएगा, यहाँ भी नहीं दिखाओगे, इंटरनल कहा जाएगा। और न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ में सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड किया गया है, इंटरनल फोर्स का प्रोविज़न नहीं है। तो इंटरनल फोर्सेस कभी नहीं दिखाते, बाउंड्री पे बाहर से लगने वाला सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स दिखाते हैं। जैसा मैं सिखाया आपको कि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। So 100 Newton is taken with plus sign, 60 taken with minus sign. So what is net force? अब देखो सेकेंड लॉ का कंपोनेंट फॉर्म किया है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल सेम इंटू एस सी एक्स, इट शुड बी प्लस 100 माइनस 60 एंड होल ऑफ द मास। यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम का टोटल मास, दैट इज 2 + 4 + 1 7 kg इंटू कॉमन एक्सीलरेशन। ये तीनों साथ में चलेंगे तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन होएगा वो उतना ही होगा जो इन तीनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा। सो इट शुड बी 7a। 7 से डिवाइड किया लेफ्ट साइड को, देन a इक्वल्स 40/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो मैंने कॉमन एक्सेलरेशन निकाला, याद रखना ये तीनों साथ साथ चलेंगे तो तीनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन भी स्मॉल a के बराबर होगा। अब कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए सिस्टम बॉडी चेंज होएगी। अब मैंने क्या किया, हर ब्लॉक को अलग अलग सिस्टम दिखाया, 2 kg सेपरेट, 4 kg सेपरेट, 1 kg सेपरेट। इन दोनों के बीच में जो एक्शन रिएक्शन होगा 4 kg का, इस पे जो फोर्स आएगा कॉन्टैक्ट फोर्स वो लेफ्ट साइड में आएगा और 2 kg का कॉन्टैक्ट फोर्स राइट साइड में, क्योंकि जब ये तीनों राइटवर्ड जा रहे होंगे तो कहा जाएगा कि 2 kg 4 kg को पुश करके ले जा रहा होगा, ढकेल के ले जा रहा होगा। तो ढकेलने वाला फोर्स F1 किधर दिखाओगे, राइटवर्ड, और इसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन इस पे किधर दिखाओगे, लेफ्टवर्ड। दे आर इक्वल एंड अपोजिट, गवर्न बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। सिमिलरली 4 kg ब्लॉक 1 kg को पुश करते हुए ढकेल कर राइटवर्ड ले जाएगा, तो 1 kg पे 4 kg का पुशिंग फोर्स किधर दिखाओगे, राइटवर्ड। सो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ 1 kg will apply same force on leftward direction on 4 kg. So these are action reaction pairs, also called interaction force between 4 kg and 1 kg. मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड डिराइव करना है, डायरेक्शन तो हर एक ब्लॉक पे अलग अलग होगा। तीनों का एक्सेलरेशन इक्वल होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो सबसे पहले मैं इसका इक्वेशन बनाता हूँ।
इसके डायरेक्शन को फिर से प्लस लेता हूँ और ये कंपोनेंट फॉर्म अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो ये बनेगा +100 माइनस F1 इक्वल्स m that is 2 into a 2a, then F1 equals 100 माइनस 2a, a की वैल्यू ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो, देन F1 कम्स आउट 620/7 न्यूटन। डन, आंसर आ गया। अब क्या करो, F2 निकालना है, तो F2 निकालने के लिए मेरे पास दो मेथड होगा, या तो मैं 4 kg का मोशन डिस्क्राइब करूं या सिर्फ 1 kg का मोशन डिस्क्राइब करूं। आंसर सेम आता है, मैं 1 kg का मोशन डिस्क्राइब कर लेता हूं। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg दैट शुड बी प्लस F2 माइनस 60 इक्वल्स 1a। देखो, प्लस F2 माइनस 60 इक्वल्स 1a, F2 इक्वल 60 प्लस 1a, a की वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया, देन F2 कम्स आउट 460/7 न्यूटन। डन, दीज आर मैग्नीट्यूड्स। तो हम लोगों ने F1 F2 का मैग्नीट्यूड तो सॉल्व कर लिया। मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डायरेक्शन का आंसर बॉडी पे डिपेंड करेगा। कोई पूछेगा कि F1 का डायरेक्शन बताओ, तो तुम उस इंसान से पूछना कि तुम पहले बॉडी बताओ। अगर वो कहेगा कि 2 kg पे बताओ, तो आंसर होगा लेफ्ट साइड। अगर वो कहेगा कि 4 kg पे बताओ, तो आंसर होगा राइट साइड। ये इंटरैक्शन फोर्स हर बॉडी पे अलग अलग डायरेक्शन में लगता है, सेम बॉडी पे दोनों नहीं लगता, अलग अलग बॉडी पे अलग अलग डायरेक्शन में लगता है। कोई पूछेगा F2 का डायरेक्शन बताओ, तो तुम फिर से बॉडी पूछना। अगर वो बोलता है कि 4 kg पे F2 बताओ, सो आंसर शुड बी लेफ्ट साइड। फिर पूछता है 1 kg पे F2 बताओ, आंसर शुड बी राइट साइड। तो ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन डायग्राम में दिखाया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन इन द ट्रेन लिंक्स। किसी भी ट्रेन में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं और वो स्टील के लिंक से आपस में जुड़े होते हैं। दीज आर लिंक्स बिटवीन टू कंपार्टमेंट्स। तो इन सारे लिंक्स में टेंशन डिफरेंट होता है। मैंने एक छोटी सी ट्रेन ले रखी है, सपोज ये कोई मेट्रो रेलवे का ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, इसमें 4 कंपार्टमेंट्स हैं, मासेस डिफरेंट है, M1, M2, M3, M4। दिस इज पुलिंग फोर्स अप्लाइड बाय लोकोमोटिव। किसी इंजन से ट्रेन को पुल किया जाता है, तो इंजन मेरी बाउंड्री के बाहर है और इंजन जो पुलिंग फोर्स लगा रहा है वो स्कोप P दिखाया हुआ है। मुझे T1, T2, T3 की वैल्यू निकालनी है। तो निकालने का मेथड, सबसे पहले पूरी ट्रेन को सिस्टम मान लिया जाएगा, होल ऑफ द ट्रेन टेकन एज अ सिंगल बॉडी। ये जो रेलवे ट्रैक होता है, ये मोशन को अपोज करने वाला फ्रिक्शन भी लगाता है। उस फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन कहना बेटर होगा, क्योंकि पहिए रोल करती है। तो मैंने एक एजम्पशन लिया है कि सपोज बैकवर्ड रोलिंग फ्रिक्शन ऑन ईच कंपार्टमेंट, मतलब सभी पहियों पे लगने वाला ये रिजल्टेंट रोलिंग फ्रिक्शन है। तो सपोज क्वेश्चन में दिया है कि रिजल्टेंट बैकवर्ड रोलिंग फ्रिक्शन ऑन ईच कंपार्टमेंट व्हील इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द कंपार्टमेंट। तो मैंने उसको K1 लिख डाला, बैकवर्ड रोलिंग फ्रिक्शन, K1 लिख डाला, K को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सेकेंड कंपार्टमेंट पे KM2 बैकवर्ड, थर्ड पे KM3 बैकवर्ड, फोर्थ पे KM4 बैकवर्ड। तो मैंने क्या किया, सिस्टम बाउंड्री में पूरी ट्रेन को दिखाया। देखो ये रेड कलर से सिस्टम बाउंड्री दिखाया हो, लिखा है ना यहाँ। तुम रियलाइज कर सकते हो कि ये पूरी की पूरी ट्रेन साइमल्टेनियसली मूव करेगी, साथ में चलेगी, तो इसके एवरी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट
एवरी पार्टिकल की वेलोसिटी, एवरी पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम होगा, एंड सपोज दैट इज डिनोटेड बाई ए। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसको प्लस मानते हैं। तो ये जो T1 T2 T3 इंटरनल फोर्स हुआ, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लिखा जरूर है बट मेरा इंटरनल फोर्स में इंटरेस्ट नहीं है। पुलिंग फोर्स बाय द लोकोमोटिव इज एक्सटर्नल, और ट्रैक का रोलिंग फ्रिक्शन ये भी एक्सटर्नल, क्योंकि जिसने लगाया वो ट्रैक है, और ट्रैक मेरी बाउंड्री के बाहर है। देखो जो बाउंड्री बनाया हूँ ये पहियों को टच करता हुआ गुजर रहा है, पूरा का पूरा ट्रैक बाउंड्री के बाहर है, तो ट्रैक जो फ्रिक्शन लगाएगा वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। अच्छा, वर्टिकल फोर्स छोड़ दिया हूँ क्योंकि वो बैलेंस हो जाएंगे, वर्टिकल मोशन हो नहीं रहा तो वर्टिकल फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, छोड़ दिया हूँ। तो इस पूरे सिस्टम पे लगने वाला रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, ये है तुम्हारा थ्योरेटिकल पार्ट। सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स एम इंटू एस ई एक्स, इट शुड बी प्लस पी माइनस के एम वन माइनस के एम टू माइनस के एम थ्री माइनस के एम फोर, इसको ऐसे लिखा जाएगा, के कॉमन ले लूंगा, इक्वल्स होल ऑफ द मास। यहाँ पे पूरे सिस्टम का मास लिखते हैं और इनटू कॉमन एक्सेलरेशन दिखाते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन। तो इससे डिवाइड करो और ए की वैल्यू निकालो, देखो निकाल लिया, दिस इज ए। से इक्वेशन नंबर 1। अब तुमको T1 चाहिए होगा, तो ये तो डायग्राम में तभी दिखेगा जब एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में आएगा। तो सिस्टम बाउंड्री को लिमिट करना होगा। सिस्टम बाउंड्री में सिर्फ M1 को दिखाऊंगा, देखो कैसे दिखाया हूँ। ओनली M1 कंपार्टमेंट इज विद इन द सिस्टम बाउंड्री, देख लो। तब जो लिंक की वजह से लगने वाला टेंशन फोर्स होगा, लिंक इसको खींचेगी किधर, राइटवर्ड डायरेक्शन में लिंक उसको खींचेगी, तो T1 का डायरेक्शन आएगा राइटवर्ड। एज यूजुअल ट्रैक का रोलिंग फ्रिक्शन बैकवर्ड KM1, वर्टिकल फोर्स फिर से छोड़ दिया, इस सिंगल कंपार्टमेंट का भी सेम एक्सेलरेशन होएगा, उसका साइन क्या ले लिया, प्लस। सो व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग, प्लस T1 माइनस KM1 प्लस T1 माइनस KM1 इक्वल्स M1 इंटू ए। M1 इज मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का मास इस बार कितना रह गया, सिर्फ M1, तो यहाँ पे M1 लिखोगे, राइटवर्ड ले जाओ, M1 कॉमन ले लो, सो T1 इक्वल्स M1 इंटू के प्लस ए। के प्लस ए की वैल्यू यहाँ से निकालो, इसको ट्रांसफर करो, नाउ के प्लस ए कम्स आउट P अपॉन टोटल मास, उसको ला के यहाँ रख दो, P अपॉन टोटल मास। ये देखो एक बार एक वैल्यू पुट किया हूँ, फिर के को कट किया हूँ, फिर जो बचा वो आ गया, ये रहा तुम्हारा T1। अब T2 कैसे निकालोगे, तो उसका मेथड होगा K1 M2 दोनों को मिलाकर सिस्टम ले लो। देखो सिस्टम बाउंड्री M2 की सरफेस को टच करते हुए जाएगा, पहियों के नीचे से जाएगा। अब जो लिंक T2 फोर्स लगा रही है, लिंक बाउंड्री के बाहर हो गई है, तब T2 एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में आएगा, ये इंटरनल हो जाएगा क्योंकि जो लिंक है वो अंदर हो गया है। इससे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, भले से लिखा हो, इंटरेस्ट मेरा T2 में है। अच्छा, रोलिंग फ्रिक्शन तो ट्रैक लगाता हो तो दिखाओगे दोनों की, बैकवर्ड कॉमन एक्सलेशन तो सेम ही होएगा, इसको प्लस दिखाओगे, फिर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओगे, T2 माइनस के इंटू M1 प्लस M2 इक्वल्स टोटल मास इंटू ए। इसको ट्रांसफर करो, T2 का ये फॉर्मूला आ गया, के प्लस ए की वैल्यू पुट करो, के को कट करो, सिंप्लीफाई करो, ये T2 आ गया, डन। इस तरह से T3 कैसे निकालोगे, T3 निकालने के लिए
तीनों को मिला के सिंगल सिस्टम ले लो, सिस्टम बाउंड्री इस तरह से यहां से पास करो ऐसे। इस बार ये वाले लिंक बाउंड्री के बाहर हो गई, तो जो पुलिंग फोर्स लगाएगी वो एक्सटर्नल माना जाएगा। ये तो इंटरनल हो गया, लिंक अंदर हो गया, ये भी इंटरनल हो गया, लिंक अंदर हो गया, तो ये दोनों मेरी इक्वेशन में शामिल नहीं होंगे। अच्छा, ये तीनों रोलिंग फ्रिक्शन तो एक्सटर्नल है, ट्रैक बाउंड्री के बाहर है तो दिखाओगे। वर्टिकल फोर्सेस छोड़ दिया क्योंकि वो बैलेंस हो जाते हैं, एक्सेलेरेशन सेम होगा। सो व्हाट शुड बी इक्वेशन? नेट फोर्स राइटवर्ड प्लस T3 माइनस सम ऑफ दिस 3 इक्वल्स टोटल मास इनटू ए। इसको ट्रांसफर करो, कॉमन ले लो, K प्लस ए की वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, T3 आएगा। डन। अब तीनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करो, T1 लेस देन T2 लेस देन T3 कर लो कंपेयर। इससे आपको क्या पता चलता है? इसे पता ये चलता है कि T1 इज लिस्ट एंड T3 इज मोस्ट। तो कौन सा टेंशन सबसे ज़्यादा होगा? डायग्राम देखो, जब कोई भी ट्रेन एक्सीलरेट होती है तो सबसे आगे वाले कंपार्टमेंट के पीछे वाले लिंक का टेंशन मैक्सिमम होता है और सबसे पीछे वाले लिंक का टेंशन मिनिमम होता है, और आगे से पीछे जाने पर टेंशन डिक्रीज होता है। तो जब टेंशन मैक्सिमम होगा तो अगर ये ब्रेकिंग टेंशन को एक्सीड कर गया तो लिंक ब्रेक हो जाएगी। इसलिए ज़्यादातर केस में देखा गया है कि लोकोमोटिव के आसपास के जो डब्बे हैं वो लोकोमोटिव के साथ जुड़े रह जाते हैं और लिंक टूटने से पीछे की पूरी ट्रेन जंगलों में खड़ी हो जाती है। ऐसा आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे। लोकोमोटिव या तो अकेले चला जाता है या एक दो डब्बे साथ में लेके चला जाता है। सबसे ज़्यादा टेंशन फ्रंट पे ही होता है, तो इसका क्रैक होने का चांस ज़्यादा होता है। प्यारे बच्चों, आपको ये सब फ्यूचर में नीड होगी जब आप इंजीनियरिंग करोगे, इसलिए आपको साइंस में ये सब थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है। तो मेरे पास तो मोशन सिस्टम के अभी बहुत सारे एग्जांपल हैं, सब एक दिन में कवर नहीं होगा। ज़्यादा कवर कर दूंगा तो आप फड़प हो जाओगे, इसलिए मैं कुछ अगले एपिसोड के लिए रखता हूँ। लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंबिंग, एक मैन या मंकी किसी ट्री पे क्लाइंब करता है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। देन कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइडिंग, मैन और मंकी अगर रोप को पकड़ के स्लाइड कर रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, सब सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फायरिंग, किसी राइफल या गन से जब हम लोग बुलेट फायर करते हैं तो इसके लिए जो होल्डिंग फोर्स का फॉर्मूला है वो कैसे बनता है, कितना फोर्स लगा के इसको होल्ड किया जाए। मजबूती से इसको पकड़ना पड़ता, नहीं तो ये स्लिप कर जाती है। तो इसका भी डेरिवेशन सिखाया जाएगा आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ मेटल प्लेट, ये सर्कस में दिखाते हैं, सुना है एशियन सर्कस आने वाला है, सर्कस जरूर देखना, फिजिक्स में काम आएगा। सर्कस में दिखाते हैं कि एक मेटल की प्लेट होती है, एक टॉय गन होती है, नीचे से रबर की बुलेट फायर करते हैं और ये हवा में लटक रही होती है, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसका भी डेरिवेशन आपको बताया जाएगा। फिर होगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। बहुत सारे अभी कॉन्सेप्ट है जो कि आपको सिखाने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और कॉम्पिटिशन्स के लिए तो होते ही हैं। तो मेरे पास भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसको नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करता हूँ। प्यारे बच्चों, बस आज इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट, सी यू।